आज हम वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था, मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकर जातियां एवं गुप्त युग तथा मध्य युग में वर्ण व्यवस्था, इसको हम समझेंगे विस्तार से। वर्ण व्यवस्था जैसा कि हमने पहले भी समझा कि समाज वर्तमान में हम देखते हैं कि भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और चतुर्थ वर्ण। और वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज की परेशानी भी रही, क्योंकि यह सदैव से ये प्रश्न उठता रहा कि भारतीय समाज में सभी को समानता क्यों नहीं, भेदभाव क्यों, ब्राह्मण क्षत्रियों को ही ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। तो ये हमेशा एक तरह से प्रश्न बना रहा कि भारतीय समाज की व्यवस्था में इतना अंतर क्यों है, और ये वर्ण व्यवस्था के कारण ही जो भारतीय समाज विभिन्न परेशानियों से जूझता रहा। जब हमारे यहाँ विदेशी शासन रहा, विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण कर शासन किया, तो उस समय ये भी देखने को मिलता है कि धर्म परिवर्तन होता है। ये कहते हुए कि भारत हिंदू समाज में उनको समान अधिकार, समान दृष्टि से नहीं देखा जाता है। और ऐसा सिर्फ विदेशी आक्रमणकारियों के समय ही नहीं, बल्कि जब जैन और बौद्ध धर्म का भारत में उदय होता है, तो ऐसे समय में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग अपना बौद्ध धर्म और जैन धर्म को अपना लेते हैं। कारण वही कि समानता का अधिकार, मतलब समान दृष्टि से समाज में देखा न जाना, भेदभाव अधिक होना। और वर्तमान में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन अब हम वर्ण व्यवस्था को, मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से थी और मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था का क्या स्वरूप था, और वर्ण संकर जातियां क्या हैं, और गुप्त युग तथा मध्य युग में वर्ण व्यवस्था। तो भारत की सामाजिक जो व्यवस्था है, यानी वर्ण व्यवस्था है, वो भी एक तरह से समाज की कमजोरी बनी हुई है। अभी भी, पहले भी थी, पहले उसका हम परिणाम देख चुके हैं कि किस प्रकार से हमारा समाज बटा रहा, और वर्ण के आधार पर समाज बटा था। तो उसमें जो बहुसंख्यक चतुर्थ वर्ण के अंतर्गत जो लोग आते थे, हिंदू वर्ग के लोग, उन्होंने अपना दूसरा धर्म अपनाया। तो कारण वही, तो इसको अभी भी हमारे समाज में सुलझाया नहीं जा सका है, क्योंकि अंतर जाति विवाह प्रचलित नहीं है। एक समाज दूसरे समाज से ज़्यादा संबंध नहीं रखता है, मतलब कुल मिलाकर 4 भागों में बटा हुआ है। तो इसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब वर्तमान में अभी हम देखते हैं इस वीडियो में मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का स्वधर्म क्या है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताया गया है। कर्तव्य अथवा कार्य, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान ग्रहण करना, ये है ब्राह्मण के कर्तव्य, यानी उनके कार्य हैं जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के द्वारा बतलाए गए हैं। क्षत्रिय का स्वधर्म अध्ययन, यज्ञ, दान, शस्त्र द्वारा जीविका प्राप्त करना, यानी युद्ध करना, और प्राणियों की रक्षा करना, यानी शत्रुओं से उनकी रक्षा करना, ये क्षत्रियों का कर्तव्य बताया गया। ये क्षत्रियों का स्वधर्म है। इसके बाद वैश्य का स्वधर्म, तो इनका है अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान, कृषि
पशुपालन, वाणिज्य और व्यापार आदि, ये वैश्य का स्वधर्म है। इसके बाद शूद्र स्वधर्म। तो द्विजातियों की, मतलब द्विजातियों से तात्पर्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। अब यहीं पर ये बात उठ जाती है कि ये सेवा तो सेवा भाव से करते हैं, पर यहाँ पर उनको हीन दृष्टि से देखना चतुर्थ वर्ग को, ये सबसे बड़ी समाज की समस्या रही है। चाहे वो मौर्य युग में हो, गुप्त युग में, मौर्योत्तर युग में, ये सदैव से ऐसा देखने को मिलता है। कौटिल्य ने भारत की प्राचीन परंपरा और सामाजिक मर्यादा के अनुसार ही चारों वर्णों के स्वधर्म प्रतिपादित किए हैं। ठीक है। मैगस्थनीज ने मौर्य युग में भारत की संपूर्ण आबादी को, मैगस्थनीज ने जब भारत में आया तो उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था को देखा, समाज कितने वर्गों में विभाजित, उसने अपने हिसाब से भारत की संपूर्ण आबादी को 7 जातियों में विभाजित किया। वर्तमान में भी भारतीय समाज को 4 वर्णों में विभाजित माना जाता है। मौर्य युग में चारों वर्णों की स्थिति एक समान नहीं थी, चारों वर्णों के स्वधर्म निश्चित थे। तो मौर्य युग यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी ये देखने को मिलता है, और समाज इसी तरीके से अलग अलग बटा हुआ था, जिसके कारण सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये एकजुट न होने के कारण इसमें फूट और एक संगठित न होने से इसमें मतलब एकता का अभाव देखने को मिलता है। इसके बाद मौर्योत्तर युग में वर्ण व्यवस्था। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद बौद्ध एवं जैन के विरुद्ध प्रतिक्रिया का काल प्रारंभ होता है। मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ माना गया है। ब्राह्मणों का प्रधान कार्य वेदों का अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, दान देना था। तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में ब्राह्मणों को वही सम्मान दिया गया है या उसमें वर्णन किया गया है जो पूर्व में था। मनु के अनुसार यदि ब्राह्मण के अलावा कोई व्यक्ति उसके कार्यों को करता था तो उसकी संपत्ति छीन कर उसे कारागार में डाल दिया जाता था। तो ये इस बात का बोध है कराता है कि मतलब जन्म से ही व्यक्ति श्रेष्ठ है, कर्म से नहीं। यहाँ पर ये विरोधाभास दिखाई देता है कि यदि ब्राह्मण का कार्य कोई चतुर्थ वर्ग का व्यक्ति करता है, यदि कोई वैश्य वर्ग का कर रहा है, तो उसको दंड स्वरूप उसकी संपत्ति छीन कर उसे कारागार में डाल दिया जाए तो कोई गलत नहीं है, ऐसा मनु के अनुसार। इसका मनु के अनुसार वेदाध्ययन के बाद स्नातक होकर जब ब्राह्मण गुरु के पास से लौट रहा हो तो राजा को भी उसके लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है, राजा उसके अधीन है। राजा पद में बड़ा है लेकिन समाज में सम्मानजनक स्थिति किसकी? ब्राह्मण की। तो राजा को भी यदि ब्राह्मण अगर अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहा है और वहाँ राजा खड़ा मिले तो उसे मार्ग छोड़ देना चाहिए। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। पतंजलि के महाभाष्य में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मण वर्ग जन्म पर आधारित था और ब्राह्मणों की जातिगत पहचान उसका गौरवर्ण। अब ये बताया गया कि ब्राह्मण कौन? जिसका रंग कैसा हो? गोरा, मतलब गौरवर्ण का होना, तथा कपिल रंग के बालों का होना, उसके बाल भी सुनहरे सफेद, और तथा पिंगल रंग की आंखों वाला होना, ये उसके लक्षण बताए हैं पतंजलि के महाभाष्य में। मौर्योत्तर युग में क्षत्रियों और वैश्यों की स्थिति प्राय वही थी जो प्राचीन समय से थी। मतलब प्राचीन समय में जैसे उनका युद्ध करना और व्यापार वाणिज्य जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बतलाया गया, वैसी स्थिति अभी थी। शूद्रों की स्थिति सर्वाधिक हीन थी। पतंजलि के महाभाष्य में ऐसे लोगों की सूची मिलती है जिन्हें शूद्र के अंतर्गत माना गया है, जैसे कहार, जुलाहा, कुम्हार, लोहार,
नाई और चर्मकार, इनकी सूची बाकायदा पतंजलि के वामवास्य में उपलब्ध कराई गई है, जिनका कार्य अलग अलग था। शूद्रों के दो वर्ग थे, एक तो थे निर्वसित और दूसरे थे अनिर्वसित। तो शूद्रों के दो वर्ग बताए हैं पतंजलि के महावास्य में, एक तो निर्वसित और दूसरे अनिर्वसित। फिर वर्ण संकर जातियां, ये वर्ण संकर जातियां क्या है? प्राचीन आर्यों का जब पूर्वी तथा दक्षिणी भारत के अनार्यों से संपर्क हुआ और उनमें पारस्परिक वैवाहिक संबंध होने लगे, तब इन अनार्यों के साथ हुए विवाह से उत्पन्न संतानों को चातुर्वर्ण में क्या स्थान दिया जाए? इस प्रश्न को हल करने के लिए इन्हें ब्रात्य, इन्हें क्या कहा? ब्रात्य। इसका मतलब है व्रत द्वारा समाज में सम्मिलित, व्रत द्वारा समाज में सम्मिलित मान लिया गया। या वर्ण संकर अनार्यों में जो सैनिक थे वे विशुद्ध क्षत्रिय न होकर ब्रात्य ही थे। मतलब आर्य तो शुद्ध, अनार्य अशुद्ध। अनार्य जो सैनिक थे उन्हें ब्रात्य द्वारा उन्हें क्षत्रिय मान लिया गया। ये इसमें अंतर करते हैं बज्जी, मल्य और लिच्छवी। बज्जी, मल्य, लिच्छवी जो है वो सब ब्रात्य ही थे। तो इस प्रकार वर्ण संकर जातियां जो मतलब जब पूर्वी दक्षिणी भारत के अनार्यों से संपर्क हुआ आर्यजनों का, तो उनसे जो पारस्परिक वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, तो जो संतानें उत्पन्न हुई उनको वर्ण संकर जाति मान लिया गया, यानी ब्रात्य मान लिया गया, जिसकी कैटेगरी में बच्चे मध्य लिच्छवी आते हैं। गुप्त युग तथा मध्य युग में वर्ण व्यवस्था। अब गुप्त युग मध्य युग में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? मौर्योत्तर काल में चातुर्वर्ण का जो रूप विकसित हुआ था वह गुप्त युग और मध्य युग में भी विद्यमान रहा। यानी पहले जो स्थान था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का, वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के चार वर्ण समाज में विद्यमान थे। इस युग में अनेक राजा हुए जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, मतलब ऐसे भी राजा हुए जो क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय की श्रेणी में रहे। शुंग और कण्वों के बाद भी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न अनेक व्यक्तियों ने राज सिंहासन प्राप्त किए तथा क्षत्रिय कर्म करते हुए भी उन्हें ब्राह्मण वर्ग में ही माना गया। जब गुप्त काल के बाद मध्ययुगीन भारत में वर्ण का आधार जन्म रह गया था, मतलब जन्म से ही व्यक्ति की पहचान, यानी ब्राह्मण का जो बेटा है या संतान है वो ब्राह्मण ही कहलाती है। आज भी क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, वैश्य वर्ग में पैदा हुआ तो वैश्य वर्ग में रहता है। कर्म को कोई विशेष आज भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि कोई शूद्र वर्ग में या चतुर्वर्ग में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो गया हो, ऐसा नहीं है। समाज उसको स्वीकार नहीं करता है और ऐसा ही उस समय में देखने को मिला गुप्त युग और मध्य युग में। किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माना जाता है उसके जन्म के आधार पर। आज भी गुप्त युगीन सामाजिक व्यवस्था विद्यमान है। तो इन सभी जो मौर्य युग, मौर्योत्तर युग और गुप्त युग और मध्य युग को देखने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार से समाज में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित थी और जन्म के आधार पर उन्हें उनके कार्य बचे हुए थे। और सबसे जो सम्मानजनक स्थिति देखने को मिलती है वो ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों को राजा से भी ऊपर श्रेष्ठ माना गया है और ब्राह्मण को का काम यज्ञ अनुष्ठान कराना, अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करना, दान दक्षिणा ग्रहण करना, दान देना, ये सब बताया गया है। और कुछ इतिहासकार इसकी आलोचना करते हुए ये बताते हैं कि हमारे समाज की जो व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित होने के कारण एक तरह से समाज में रुकावट भी पैदा करती है, जिससे कि सामाजिक कुप्रथाएं भी इससे जन्म लेती हैं। और इसीलिए हमारा समाज में जो पहले मध्यकाल में हम देखते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास, पाखंडवाद
और तमाम तरह की कुप्रथाएं और स्त्रियों के अंदर विभिन्न प्रकार की कुप्रथाएं प्रचलित हुई। और आज भी हम समाज में एक केवल स्त्री की दशा देखें तो उसमें स्त्रियों की जो दुर्दशा का कारण भी एक सामाजिक व्यवस्था मानी जा सकती है, जैसे कि स्त्री जन्म को अपशगुन मानना या अशुभ मानना, या फिर स्त्रियों में दहेज प्रथा। ये हमारे समाज में जो विद्यमान जो वर्ण व्यवस्था है उसी का परिणाम है। तो इसीलिए आज हमने जो वर्ण व्यवस्था को विस्तार से समझा, उसमें यही निष्कर्ष निकलता है कि वर्ण व्यवस्था में किसी तरह समानता स्थापित हो और व्यक्ति की योग्यता जन्म के आधार पर न होकर उसके कर्म पे आधारित होनी चाहिए, तभी हमारा समाज जो कि और अधिक उन्नति करेगा। तो आज हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत मौर्य युग में वर्ण व्यवस्था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उनके स्वधर्म को समझा। इसके बाद हमें मैगस्थनीज के बारे में, मैगस्थनीज के अनुसार उन्होंने भारत की संपूर्ण आबादी को 7 जातियों में विभाजित किया था। और मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वो ब्राह्मणों को अन्य वर्णों से श्रेष्ठ मानती है। ब्राह्मणों का प्रधानता वेदों का अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, दान देना। और पतंजलि के महाभाष्य में ब्राह्मण वर्ग जन्म पर आधारित था और ब्राह्मणों की जातिगत पहचान उसका गौरवर्ण का होना, कपिल रंग के बालों का होना तथा पिंगल रंग की आंखों वाला होना बतलाया गया है। मौर्य युग में क्षत्रियों वैश्यों की स्थिति प्राय वही थी जो प्राचीन समय में थी। शूद्रों की स्थिति सर्वाधिक हीन थी। पतंजलि के महाभाष्य में ऐसे लोगों की सूची मिलती है जिन्हें शूद्र के अंतर्गत माना जाए। कहारों, दुल्हाओं, कुम्हारों, लोहारों, नाइयों, चर्मकारों। शूद्रों के 2 वर्ग, निर्वासित और अनिर्वासित। इसके बाद वर्ण संकर जातियां आर्य और आर्य में विवाह हुए, उनसे उत्पन्न जो संतानें थी उनको ब्राह्मण यानी उन्हें वर्ण संकर जाति की श्रेणी में रख दिया गया। और बहुत से ऐसे भी राजा मतलब व्रत द्वारा समाज में सम्मिलित कर दिए गए ऐसी जातियां, और वज्रमल भी इसका उदाहरण है। फिर गुप्त युग और मध्य युग में वर्ण व्यवस्था जैसी आज है उस समय भी ऐसी थी। तो आज हमने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था को मौर्योत्तर युग और गुप्त युग में विस्तार से समझा। आज इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके।